जो राहुल गांधी मीडिया की तरफ इशारा करते हुए, मीडिया के मित्रों को इशारा करते हुए जो कहते हैं, यानी 2+2+1 जो है, ये 1 जो है ये मीडिया है। और इसकी बात किस रूप में इसको आप देखते हैं मीनू जी? क्योंकि नफरत, डर और इन सब के बीच लगातार अगर आप देखें तो पिछले 2-2.5 महीने से किसी भी भाषण में मीडिया के ऊपर राहुल गांधी ने प्रहार न किया हो, ऐसा नहीं है। यानी वो समझ चुके हैं कि एक चौथा स्तंभ जो है इस देश का, उस स्तंभ ने भी गड़बड़ किया है। ये माना या कुछ और माना जाए कि विपक्षी दल हैं हम और हमको मीडिया में कवरेज नहीं मिलता है, इस रूप में देखा जाए या दूसरे रूप में देखा जाए? जी राजीव जी, देखिए, एक वो शेर है, किसी शायर का नाम मुझे याद नहीं है, वो कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो राहुल गांधी ने वो सुराख कर दिया है, पत्थर उछाल के, वो पत्थर उछाल दिया है। और इस बात से इस देश का मीडिया भली भांति परिचित हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी शुरू दिन से, कन्याकुमारी से लेके आज तक कहते रहे, मीडिया के ऊपर उन्होंने बराबर प्रहार उनका जारी रहा। और अंत में आगे उन्होंने फिर उसको सेग्रीगेट किया, अलग अलग किया कि भी आपके मालिक हैं जो खबरों को रोकते हैं कवर करने से, आप तो भेजते हो अपनी रिपोर्ट, लेकिन मालिक लोग वहां मना कर देते हैं उनको छापने से। तो वो चीज राहुल गांधी ने जो एक मीडिया के ऊपर एक आईना दिखा दिया है, और मैं ये मानती हूं कि मीडिया के ऊपर इसका असर हुआ है। अब कांग्रेस भी बड़ी इस बारे में होशियार हो गई है, वो भी किसी ना किसी तरीके से उसको ट्रिक्स आ गई हैं कि क्या किया जाए कि ताकि मीडिया कूद के उनके ऊपर आए, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया है उसमें भी उनकी खबरें चलने लगे। तो ये कांग्रेस कई बार कर चुकी है ये पैतरा, और हर बार सफल जा रहा है। अब जैसे ये 30 तारीख को इकट्ठा होने वाली बात है कि कौन कौन इकट्ठा होगा, ये एक बहुत बड़ी सेंसेशनल न्यूज है मीडिया के लिए। अब ना चाहते हुए भी उनको वहां जाना पड़ेगा और उसको कवरेज देनी पड़ेगी। अगर वहां 21 पार्टियों को न्योता नहीं होता तो वहां मीडिया कोई उसकी कवरेज नहीं करती इस समापन समारोह की, क्योंकि ये समापन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस पार्टी की, और ये राहुल गांधी की व्यक्तिगत तौर पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 4,000 किलोमीटर के करीब बैठ रहा है, वो जो बता रहे हैं 3,900 के करीब। तो 4,000 किलोमीटर कंटिन्यूअस चल के और वो यहां तक पहुंच गए हैं, और वो संदेश देते हुए उस संदेश का असर ऐसा हुआ कि लोगों के मन से डर निकलना शुरू हुआ है, लोग बाहर आना शुरू हुए हैं। एक लोगों को लगा है कांग्रेस पार्टी में विश्वास जगा है, तो वो चीज, और पार्टियों का वहां जुड़ना, ये वहां पे आना, देखिए वहां ये पार्टियों का आना मेरे हिसाब से इस बात का सूचक नहीं है कि भाई विपक्षी एकता हो गई है, लेकिन इस बात का सूचक है कि जो पार्टियां वहां आएंगी, मेरा मानना ऐसा है कि उसका मतलब यह है कि वो 2024 में गठबंधन के लिए राजी है कांग्रेस से। किस हद तक है वो तो समय बताएगा, और वो डिपेंड भी करेगा ये 9 राज्यों के रिजल्ट्स के ऊपर कि कांग्रेस का अपर हैंड इस पे कितना रहने वाला है। तो ये चीज उसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन जो 30 तारीख होगी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे हिसाब से मीडिया को थोड़ा, जिसको कहते हैं, उन्होंने राहुल गांधी ने जो एडमॉनिश किया है बार बार, और वो जरूरी था। और देखिए, जब फिर आदमी जिस वक्त अचीवर की पेडेस्टल पे खड़ा होता है ना, एक ऐसे चबूतरे पे खड़ा है जहां वो अपनी उसके पास कुछ उपलब्धियां हैं, तो वो बहुत कुछ कहने की स्थिति में आ जाता है और लोग सुनने लगते हैं फिर उसकी बात। तो इस वक्त राहुल गांधी उसी स्थिति में है, उनके पास उपलब्धि है, उनके पीछे देश चल रहा है इस वक्त, और वो एक मुकाम पे इस वक्त खड़े हैं जाके, एक जिसको अकल्पनीय से एक उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, मतलब आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता। और ये जो आप कश्मीर पहुंच रहे हैं, वो चीज तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है ये दृश्य भी आपके सामने आए कि बर्फ भरी सड़क के ऊपर से पैदल निकल के जा रहे हैं राहुल गांधी अपने साथ 50-100 समर्थकों को लेके, क्योंकि बर्फ भरी सड़कों पे जहां बर्फबारी से रास्ते रुक जाते हैं तो स्थान के लोग पैदल चल निकलते हैं वहां से, भले ही ट्रैफिक ना जा रहा हो, ट्रेन चलनी बंद हो जाए, प्लेन बंद हो जाए, बसें बंद हो जाए, कारें, सब कुछ, लेकिन लोग पैदल उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे दृश्य भी आपके सामने आए, और वास्तव में बड़े खूबसूरत दृश्य होंगे वो, प्रेस के लिए भी और अदरवाइज ऑल्सो।
तो उम्मीद करते हैं कि ये 30 तारीख एक बहुत ऐतिहासिक दिन साबित होगा इस देश के इतिहास में और जम्मू कश्मीर के इतिहास में भी। जो आपने कहा कि और शकील भाई भी कह रहे थे कि भाई वो कुछ घोषणाएं करें वहां से अपना कांग्रेस की तरफ से, बताएं, अपना मंतव्य बताएं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो क्या करती है। उसकी थोड़ी थोड़ी बानगी तो वो देते रहे, लेकिन अभी समापन समारोह है तो कंसोलिडेटेड फॉर्म में अगर देंगे तो वो ज्यादा अच्छा मैसेज जाएगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा सुनील शुक्ला जी, समय बहुत ज्यादा हो चुका है मैं समझ रहा हूं। सुनील जी, किस रूप में आप देखते हैं 30 तारीख तक और 30 तारीख के बाद देश की सियासत? देश की सियासत बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक मजबूत विपक्ष के होने की बात कही जाती है वो सबके सामने है। राहुल गांधी ने इस सरकार पे हमला करने के साथ साथ वैकल्पिक नीतियों की ही बात कई जगह कही है, जैसे निजीकरण का विरोध, पूंजी के संग्रहण का विरोध, सार्वजनिक उपक्रमों का समर्थन, सस्ती शिक्षा और सस्ता स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की जन सुलभता, ये तमाम बातों ने समय पर अपनी बातें कही हैं और एकदम साफ साफ कहा है। अगर आप निजीकरण का विरोध करते हैं और सार्वजनिक उपक्रम का समर्थन करते हैं तो आप आरक्षण का समर्थन करते हैं। आप उस वर्ग को आश्वस्त करते हैं जो संविधान के द्वारा जिनको आरक्षण की सुविधा मिली हुई है। समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात के लिए आप आश्वस्त करते हैं कि जो संवैधानिक सुरक्षा आपको मिली हुई है उस संवैधानिक सुरक्षा के प्रति कांग्रेस का भी प्रतिबद्ध है। आप अल्पसंख्यकों को भी आश्वासन देते हैं। अगर आप यूसीसी का विरोध करते हैं तो आप समाज के सभी वर्गों को आश्वस्त करते हैं कि जो आपकी मान्यताएं हैं, जो आपकी परंपराएं हैं, जो आपके जन विश्वास हैं, उस जन विश्वास की सुरक्षा करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। गोया कि अगर अब आप जो बात करते हैं, जब मीडिया की आपने कहा कि मीडिया की बात राहुल गांधी करते हैं तो कोई अलग बात नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि डरो मत, तो जब आप उसके साथ आप मीडिया की बात करते हैं, यानी कि यह वर्ग है जो डरा हुआ है या उसको डराया गया है या उसको उस अधिकार के साथ जीने नहीं दिया गया है जिसके लिए वो जाना जाता है। तो राहुल गांधी की इस एक वाक्य में ढेर सारी चीजें शामिल हैं कि किस सरकार के कामकाज का तरीका क्या है, किस तरीके से आपके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आपको वो अधिकार नहीं का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी संप्रभु राष्ट्र में आम नागरिकों को मिला हुआ है। अगर आप नागरिकों को दो हिस्सों में बांट के बात करेंगे, 80-20 की बात करेंगे, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं कि किस तरह से समाज कहा ले जा रहे हैं आप? तो डरो हुई बात में मीडिया का ही मुद्दा शामिल है राजीव, जिसमें कोई अलग से कहने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी ने कभी भी मीडिया कर्मियों को लेकर बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि यहाँ के पत्रकार कैसे हैं। उनका कहना था कि जिन मीडिया संस्थानों को संचालित करने वाले जो बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति हैं उनका रवैया क्या है, वो किस तरीके से शासन सत्ता के सामने झुके हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि 30 तारीख के बाद यह बदलते हुए राजनीतिक परिवेश का समापन नहीं है। 30 तारीख को एक नए अध्याय की शुरुआत है और इस परिवर्तन के अध्याय खुले रहने चाहिए तब तक जब तक परिवर्तन मुकम्मल न हो जाए। परिवर्तन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसको आप इस जगह रोक नहीं सकते। और ये जो विमर्श शुरू किया राहुल गांधी ने, यह 30 तारीख को बंद होने के लिए विमर्श नहीं हुआ। इस प्रक्रिया को कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सिविल सोसाइटी के लोगों को आगे बढ़ाते रहना होगा। अगर आपने जो कुछ भी परिवर्तन के बीजारोपण किए हैं, सामाजिक और राजनीतिक बीजारोपण किए हैं, इसकी निराई गुड़ाई खाद पानी देते रहने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जो इस खेती को करने के लिए निकले हैं। निश्चित जिम्मेदारी है जो इससे होने वाली पैदावार का लाभ भी उठाएंगे। मेरा मानना यह है कि 30 तारीख से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी भारतीय राजनीति के लिए। जी बिल्कुल 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 30 तारीख से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी भारतीय राजनीति में, और इस बीच वो किताब लिखी जा रही है। और पिछले 4.5 महीने से आप कह सकते हैं इस भारतीय राजनीति में एक अलग किताब जो पैदल चलते हुए राहुल गांधी लिख रहे हैं।
जी नहीं, वो किताब अभी सामने नहीं है, लेकिन जो हम चर्चा पिछले 4.5 महीने से कर रहे हैं और जो आप देख रहे हैं ये वही किताब है। आजकल डिजिटल का जमाना है और डिजिटली आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। अगर पिछले सारे एपिसोड हमारे ही न्यूज पॉइंट के आप देखें तो उससे आपको समझ में बात आएगी कि 7 सितंबर को जो यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से और वो अब कश्मीर पहुंच चुकी है और कश्मीर में अब घाटी में आप देख ही रहे हैं, वहां की तस्वीर हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन 30 तारीख के बाद एक अलग यात्रा शुरू होगी और उस यात्रा में जोड़ घटाव की बातें होंगी। कौन जुड़ रहा है, कौन हट रहा है। AK एंटनी के बेटे आज अनिल एंटनी जो हैं वो छोड़ गए कांग्रेस का साथ। हमारे एक साथी लिख रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी कि आप लोग कहते थे कि कोई कांग्रेस का बड़ा नेता जो है वो नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ेगा, लेकिन AK एंटनी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अनिल एंटनी कितने बड़े नेता हैं जरा बता दें तो ये सबसे बड़ी चीज है। और AK एंटनी साहब ने कांग्रेस के क्या किया, ईमानदारी की तो बहुत दुहाई होती है, लेकिन शायद शक्य और अच्छी तरह से बताएंगे कि जो रिपोर्ट थी, इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूं लेकिन जरूर एंटनी रिपोर्ट थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप उस पर अपनी राय रख दीजिए, अपनी बात रख दीजिए, ताकि जो लोग शायद AK एंटनी को के एक रूप को देखते हैं वो दूसरे रूप को भी देख लें। जी शकील साहब। देखिए ये लास्ट में आपने जो उनके बेटे कर रहे हैं उस काम को एक अलग ढंग से वो जाने या अनजाने में AK एंटनी साहब ने भी किया। आप देखिए कि अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस की सरकार 2014 में हटा दी और 2013 में, उससे पहले दिल्ली में, तो उससे जो लड़ने की जिम्मेदारी थी वो केंद्र सरकार की थी और उस केंद्र सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में AK एंटनी साहब थे। और ये लोग कहीं पे भी अन्ना के नकली आंदोलन से नहीं लड़ पाए। और उसके बाद 2014 की हार की जिम्मेदारी या जिसे कहते हैं ठीकरा किस पे फोड़ते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है प्रो माइनॉरिटी जा रही थी। मुस्लिम तो प्रो माइनॉरिटी शब्द क्या है, ये अडवाणी का जो शब्द था अपीजमेंट, उसी का उन्होंने एक दूसरा समानार्थी शब्द दे दिया। ये बहुत शरारतपूर्ण वक्तव्य था उनका। सब जानते हैं कि 80% जो देश की बहुसंख्यक आबादी है वही चुनाव जिताती है, वही चुनाव हराती है। मुसलमान 15-16% न किसी को जिता सकता है न हरा सकता है। इसी तरह AK एंटनी साहब क्या कह रहे हैं, अभी हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने कहा था कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस को हिंदुओं की तरफ जाना चाहिए, मुसलमानों की तरफ नहीं। ये फिर एक और शरारतपूर्ण बयान है। अरे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो हिंदुस्तान में 80% 82% लोगों के पास ही जाती है, उन्हीं के दम पे वो जीतती है और वो अगर वोट नहीं देते तो हारती है। तो इनका जो बेसिक काम था कि अन्ना आंदोलन से ये और इनकी जो सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी ना, एंटनी साहब और बाकी जो लोग थे यूपी की सरकार, वो निपटती। तो एक झूठे आंदोलन से, एक नकली आंदोलन से ये लोग निपट नहीं पाए और इन्होंने जो है उसके सामने समर्पण कर दिया और उसका पूरा दोष जो है वो पार्टी पे रख दिया और पार्टी की एक ऐसी पॉलिसी पे रख दिया जो वास्तव में हकीकत में कहीं है ही नहीं। तो उनके बेटे अनिल जो है वो भी यही कर रहे थे। BBC की फिल्म पर जो प्रतिबंध लगाया है उसका समर्थन कर रहे थे, जो कांग्रेस की नीतियों के विरोध में है। और उन्होंने फिर वही, जिसी तरह से आज बाकी सारे नेता कहते हैं, वही कह के कांग्रेस छोड़ दी कि एक कोठरी घेरे हुए है। अरे भाई, अगर वो कोठरी थी तो उस कोठरी के सबसे बड़े सदस्य आपके डैडी थे, मिस्टर AK एंटनी साहब। तो AK एंटनी को कांग्रेस ने बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत आगे ले गए हैं। केरल में उनका बड़ा विरोध होता था, सबको मालूम है। वही एक केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा इस वक्त कांग्रेस को परेशान कर रहा है जब राहुल गांधी अपनी यात्रा के समाप्त पहुंच रहे हैं। और उसी केरल के एक और दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनका बेटा जो है इस वक्त यात्रा में नंगे पांव चल रहा है। अभी जयराम रमेश ने अच्छा ट्वीट किया, जयराम रमेश ने कहा भी इस बात को कि एक ही राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक का बेटा उस वक्त हमें डिच करने की कोशिश कर रहा है, हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है जब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरा एक मुख्यमंत्री का बेटा, केरल नाम नहीं लिखा राज्य का, केरल का ही जो है वो हमारे साथ चल रहा है, पैदल चल रहा है, कन्याकुमारी से पैदल चल रहा है वो। तो ये है, काम करने वाले अलग होते हैं और काम करने में जो बाधा डालते हैं, अड़ंगा डालते हैं या किसी मौके की तलाश में होते हैं, जो मिस्टर अनिल एंटनी साहब हैं, उनके बेटे हैं, वो अलग होते हैं।
तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को इन लोगों को थोड़ा पहचानना चाहिए। जयवीर शेरगिल है, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, जिनका कोई वो नहीं था, उनको कांग्रेस में लाया गया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। आज उनका आप देखिए क्या बोल रहे हैं वो सारे कि ये यात्रा जो है राहुल की हिंसा फैला रही है। जिस यात्रा का नाम ही है भारत जोड़ो प्रेम, उसके लिए वो कह रहे हैं हिंसा फैला रही है। तो कांग्रेस ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाती है, और हमारी मीनू जी जैसी है जो बिल्कुल समर्पित लोग हैं, इनको जो है आगे बढ़ाना चाहिए, तो उनकी तरफ हमें लगता है कम ध्यान दे रही हैं। हम तो यहां इस मंच से मांग करते हैं कि मीनू जी जैसे लोगों को, कांग्रेस को बहुत सही मौका देना चाहिए। हम लोग पत्रकार हैं, मीनू जी भी पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार एक्टिविस्ट भी होता है, और वो खुल के जो है, जो हमारी जानकारी है वो समर्थन करती हैं, आगे आती हैं, वो सिंपैथाइजर हैं, और सिंपैथाइजर से आगे भी शायद कुछ है। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस को साथ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस है इसका ना गलत लोगों को चुनती है, और फिर उसका सारा का सारा दोष वो रख देती है कि साहब हम अपनी उपलब्धियों को नहीं बता पाते। अरे भाई, आपकी उपलब्धियां ही ये है कि आप गलत आदमियों को चुन रहे हैं और सही आदमियों को पीछे धकेल रहे हैं। तो राजीव जी, अब बस बहुत टाइम हो गया है। जी बिल्कुल, तो आपने कहा बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। अब चूंकि ये खबर ये आ गई थी अनिल एंटनी की, तो मैं, क्योंकि बहुत नजदीक से आपने देखा है, उस काल को भी देखा है, इसलिए मैंने कोशिश की कि आप उस पर अपनी बात रखिए। बहुत धन्यवाद शकील अख्तर जी की, आपने बहुत खुल के अपनी बात रखी। एंटनी रिपोर्ट बहुत चर्चा में रहती है, और इसलिए भी जरूरत है कि आज ये जो जाति आधारित, धर्म आधारित राजनीति जो हो रही है, उससे कांग्रेस उसमें पढ़ने की कोशिश कांग्रेस ने कभी नहीं की, लेकिन पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, और उसमें एंटनी साहब का बहुत बड़ा रोल है, माने ना माने। और आज एक विकेट गिर गया है तो बहुत अच्छा है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, ये मेरा नजरिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं शकील अख्तर जी, सुनील